बच्चा 8 हम नाकामयाब रहे। विश्वास सुराना की बात सुनकर सिद्धार्थ की बोलती पूरी बंद हो गई थी। ये सब हुआ तो गलती से ही था, लेकिन इसका काफी ज्यादा असर पड़ने वाला था उसके करियर के ऊपर। विश्वास सुराना कहते हैं, तुम वह सब छोड़ो और उस लड़की को जाकर समझाओ कि वह अपना मुंह न खोले, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है मामा जी, मैं समीरा को समझा दूंगा। विश्वास सुराना कहते हैं, अब जाओ यहाँ से और मुझे बताना कि वह लड़का बचा या फिर नहीं। सिद्धार्थ कहता है, जैसा आप कहें मामा जी। उसके बाद सिद्धार्थ वहां से निकल जाता है। इधर प्रतीक ऋषि के साथ वहां पहुंच गया था जहां सात्विक को रखा गया था। वहां जाने पर प्रतीक को पता चलता है कि सात्विक को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया था और उसका ऑपरेशन शुरू था। वहां कॉलेज के डीन, जो खुद शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक थे, और भी कुछ हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर सात्विक का इलाज कर रहे थे। सात्विक को जब प्रतीक देखता है तो प्रतीक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतीक मन ही मन कहता है, मैं आखिर उसके साथ क्यों नहीं गया? मुझे आज ही बुखार क्यों हुआ? किसने ऐसा किया है सात्विक के साथ? तभी प्रतीक की नज़र वहां मौजूद समीरा के ऊपर पड़ती है, जिसके ड्रेस पर अभी भी खून लगा हुआ था। अब तक प्रतीक ने समीरा से एक आध बार ही बातचीत की थी, जो कुछ खास नहीं थी, लेकिन इस बार जब प्रतीक समीरा की तरफ बढ़ता है और जब समीरा प्रतीक के आंखों में देखती है तो उसके शरीर में एक डर महसूस होता है जो अब तक उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। प्रतीक कहता है, ये सब कैसे हुआ? सात्विक की ऐसी हालत कैसे हुई? ये हालत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ है बताइए प्लीज। समीरा इससे पहले कि कुछ कह पाती वहां सिद्धार्थ का राइट हैंड आयुष पहुंच गया था और समीरा को वहां से लेकर चला गया था। प्रतीक के दिमाग में सात्विक ही घूम रहा था। सात्विक के अलावा प्रतीक के दिमाग में अभी कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने समीरा के चले जाने पर भी कुछ नहीं किया। प्रतीक पूरे 4 घंटे तक वहां बैठा रहता है और इधर आयुष समीरा को लेकर कॉलेज के पास के एक जगह में पहुंच गया था जहां खुद विश्वास सुराना मौजूद थे। विश्वास सुराना जानता था कि सिद्धार्थ बहुत ही बड़ा लूजर है। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी लड़की को अपनी बात मनवाना उसके औकात के बाहर था। इसलिए विश्वास सुराना ने खुद ही यह बेड़ा उठाया था। जब समीरा ने विश्वास सुराना को देखा था तो वह डर गई थी। विश्वास सुराना का ऑरा काफी भयानक था। वहां सिद्धार्थ भी मौजूद था क्योंकि विक्रांत सुराना ने उसे भी वापस बुला लिया था। विश्वास सुराना समीरा से कहते हैं, समीरा अरोड़ा, तुम्हें मेरे पीछे खड़ा यह इंसान दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 को अभी अभी रेप केस से बेल मिला है। हो सकता है कि इनका अगला टारगेट तुम हो जाओ। ये सुनते ही सिद्धार्थ कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं मामा? विश्वास सुराना कहता है, बकवास बंद करो सिद्धार्थ। जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए तब तक अपना मुंह मत खोलो। विश्वास सुराना का खौफ सिद्धार्थ के अंदर काफी ज्यादा था, इसलिए वह चुप हो गया था। समीरा समझ गई थी कि यह सब सात्विक को लेकर ही हो रहा है। विश्वास सुराना कहते हैं, चूंकि मेरे पास आज वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुमने सिद्धार्थ के खिलाफ अपना मुंह खोला तो उसके बाद अगले दिन तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। विश्वास सुराना की यह धमकी बहुत ही ज्यादा गहरा ठेस पहुंचा चुकी थी समीरा के अंदर। समीरा एक सीधी साधी और सिंपल फैमिली से आती थी। उसकी फैमिली पुलिस के नाम से डर जाती थी और यहाँ तो धमकी एमएलए ने दी थी। समीरा कहती है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। विश्वास सुराना कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह कहीं खोला तो तुम उसके बाद किसी लायक नहीं बचोगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। विश्वास सुराना ये कहने के बाद वहां से अपने काफिले के साथ निकल जाते हैं। समीरा से सिद्धार्थ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन समीरा वहां से निकल जाती हैं। सिद्धार्थ अगर समीरा की साइड ले लेता तो उसके मामा का साथ खत्म हो जाता, और अगर मामा का साथ देता तो समीरा उसे छोड़ जाती। सिद्धार्थ जानता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा कुछ मैटर करता है तो वह है उसके मामा का साथ।
अपने मामा के नाम पर सिद्धार्थ ने इतनी ज्यादा दुश्मनी मोल ली थी कि अगर उसके मामा का हाथ उसके ऊपर से हट जाता तो उसकी ऐसी हालत होती कि वह भी सात्विक के बगल में लेट जाता। इसलिए वह डिसाइड करता है कि समीरा गई भाड़ में, उसके मामा ही उसके लिए सब कुछ है। इधर प्रतीक का इंतजार खत्म हो जाता है और डीन बाहर आते हुए सीधा प्रतीक के पास आते हैं और कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सात्विक अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, उसकी जान बच चुकी है। प्रतीक ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक्स सर, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। डीन कहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाओ बच्चे, आगे भी जब तुम ऐसे किसी हालात का सामना करोगे जहां तुम्हें खुद ऐसी सर्जरी करनी पड़ेगी तो तुम ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। प्रतीक कहता है, जी सर। डीन वहां से चले जाते हैं और सात्विक के बारे में बाकी डॉक्टर्स कहते हैं, उसे 1 दिन से ज्यादा लगेगा होश में आने में। प्रतीक पूरे 1 दिन तक वही भूखा प्यासा बैठा रहता है जब तक सात्विक को होश नहीं आता है। तब तक फादर भी वहां आ गए थे। उन्होंने प्रतीक को खाने के लिए कहा था लेकिन प्रतीक बस एक ही चीज कहता था, अगर मेरे यहाँ से जाते ही सात्विक को होश आ गया तो। जब सात्विक को होश आता है तो वह सबसे पहले प्रतीक का नाम लेता है। प्रतीक जल्दी से अंदर जाता है और साथ साथ फादर भी। फादर जब अंदर जाते हैं तो सात्विक उन्हें देखते हुए कहता है, क्या बात है फादर, आज आप काफी जवान नजर आ रहे हैं, नहाकर आए हैं क्या? फादर हंसते हुए कहते हैं, तुम सुधरोगे नहीं। सात्विक एक स्माइल देता है और कहता है, तुम सही थे प्रतीक मेरे भाई, लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो मुझे यहाँ लेकर आई थी, लगता है कि तुम पूरी तरह से सही नहीं थे। कुछ लड़कियाँ ठीक भी होती है, शायद ये हमारी आखिरी बातचीत है। सच कहो तो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। प्रतीक कहता है, क्या बोल रहे हो, तुम अब ठीक होने वाले हो, जल्द हम। इससे पहले कि प्रतीक अपनी बात पूरी कर पाता, मशीन की लाइन सीधी हो जाती है। प्रतीक के मुंह से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं और डॉक्टर की एक टीम जल्दी से अंदर जाती है और सात्विक को शॉक देने लगती है। प्रतीक को फादर और ऋषि दोनों बाहर लेकर आते हैं। आधे घंटे के बाद डीन जब बाहर आते हैं तो उनके चेहरे को देखकर फादर और ऋषि समझ गए थे कि अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। डीन कहते हैं, हम सात्विक को बचाने में नाकामयाब रहे। प्रतीक कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी मत कहिए, सात्विक मर नहीं सकता है। प्रतीक जल्दी से अंदर जाता है और जब डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब डीन उन्हें रोक देते हैं, जिसके बाद प्रतीक अंदर जाता है और सात्विक जो वहां मरा पड़ा था उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मेरे भाई उठ जाओ, ये सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम जो चाहोगे वह होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगा, उठ जाओ मेरे भाई। फादर प्रतीक के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, सात्विक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, अब वो कभी भी नहीं उठेगा। प्रतीक भी समझ गया था लेकिन उसका दिल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सात्विक अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रतीक के आंखों से आंसू आ गए थे और लगातार बहते ही जा रहे थे। प्रतीक फादर से गले लगकर रो रहा था। सात्विक के अंतिम संस्कार में प्रतीक जाता है। ये वह दिन था जब हद से ज्यादा बारिश हो रही थी। यह बारिश इतनी तेज थी कि जो गड्ढा सात्विक के कॉफिन के लिए खोदा गया था वह बारिश के पानी से भर गया था। प्रतीक की आंसू अब बारिश के पानी में मिल गई थी। जब सारे लोग यहाँ तक कि फादर भी वहां से चले गए थे तब उस कब्रिस्तान में प्रतीक सात्विक के कब्र के सामने बैठ गया था। प्रतीक कहता है, तुमने मुझे सालों पहले बताया था कि तुम एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां सारे लोग सही काम करें। सात्विक मेरे भाई, वादा करता हूं तुमसे, जल्द इस दुनिया को तो नहीं लेकिन इस शहर को मैं जरूर तुम्हारे उस दुनिया की तरह बनाऊंगा जैसा तुमने सपने में देखा था। प्रतीक आसमान में देखते हुए कहता है, चिंता मर कर मेरे भाई, इस दुनिया को मैं एक मौका जरूर दूंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हें इंसाफ दिलाने। अगर सच में इस देश का कानून तुम्हें इंसाफ दे सकता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस देश का कानून तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कभी न मैं और न तुम चाहते थे।
प्रतीक हंसते हुए आखिरी बार सात्विक के कब्र को देखता है और कहता है, मेरे भाई, जल्द आऊंगा मैं वापस। प्रतीक की यह हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप सकती थी। सात्विक के मौत ने प्रतीक के अंदर इमोशनली कुछ ऐसे बदलाव किए थे जो नहीं होने चाहिए थे। प्रतीक इस भारी रात के गुजरने के बाद सुबह सुबह ही सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वहां जाते ही प्रतीक कहता है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। वहां का हवलदार कहता है, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी हुआ है तो क्या चोरी हुआ है? प्रतीक कहता है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मेरे दोस्त को कुछ लोगों ने मार मार कर जान से मार डाला है। मुझे कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। वो हवलदार कहता है, ठीक है, नाम बताओ। प्रतीक कहता है, इसके पीछे जिसका हाथ है उसका नाम है सिद्धार्थ तनेजा और उसके अलावा भी उसके दोस्त हैं जैसे कि आयुष और प्रत्यूष। उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मेरे दोस्त को मारा। हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। वो हवलदार सब कुछ लिखता है और प्रतीक से साइन करवाने के बाद कहता है, तुम इससे कभी पलटोगे तो नहीं ना? प्रतीक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। बस आप वादा कीजिए कि आप मेरे दोस्त को दिलाएगा इंसाफ। हवलदार हाँ कहता है और प्रतीक को आश्वासन देता है और कहता है, एक बार हमारे इंस्पेक्टर साहब आ जाए तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रतीक वहाँ से निकल जाता है ये सोचकर कि पुलिस वाले जल्द अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रतीक वहाँ से जाता है तो वह हवलदार उस फर के कॉपी को सीधा फाड़कर डस्टबिन में डाल देता है और कहता है, अरे जरा एमएलए बिस्वास सर को कॉल लगाना। तो एक दूसरा हवलदार कॉल लगाता है और बिस्वास सुराना का सेक्रेटरी उसका फोन उठाता है और फिर बिस्वास सुराना को देता है। वो हवलदार कहता है, मैं हवलदार मनोज राम बोल रहा हूँ। पहचाना एमएलए साहब? बिस्वास सुराना कहता है, बिल्कुल पहचाना। मेरे रहमो करम पर भी तो तुम जिंदा हो। बताओ कैसे याद किया? कोई जरूरी काम है क्या? टू बी कंटिन्यूड।